आज पुनः मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप लोग जिस प्रकार से मुझे लाइक कर रहे हैं, मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। तो आज आपके लिए कृषि से संबंधित जो कृषि रिलेटेड लेसन है, एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है कृषि, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बड़ी कंपटीशन की दुनिया में हम लोगों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो सभी एनसीईआरटी की एक एक लाइन ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। इस वजह से मैं इसको पूरा ही जो एक थ्योरी बेस्ड क्लास लेकर के आते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस कंपटीशन की जीके की अथाह संसार अथाह सागर में हम लोगों को क्वेश्चन ढूंढने में तकलीफ होती है और ये सोचते हैं कहाँ से आए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई 6 to 12 तक की एनसीईआरटी की आप एक एक लाइन को पढ़ जाइए। मेरा मानना है कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, अगर वो सब्जेक्ट में है तो आप लोग एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन को पढ़िए और उससे क्वेश्चन जो बनते हैं आप लोग ज़रूर ही आगे निकलेंगे। बस थोड़ा सा आपको समय देना है और आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। थोड़ी थ्योरी बोरिंग ज़रूर होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा समय बनाकर, संयम बनाकर आप एकाग्र मन से बने रहिए तो ज़रूर ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर लेसन नंबर 4 कृषि से। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर हम अपना बैकग्राउंड देखें, बहुत पुराने से पुराना है, तो प्रत्येक घर में कृषि ही होती थी और कृषि के बिना आज भी किसी का जीवन यापन होना संभव नहीं है। भले ही हम कोई कृषि ना करता हो, लेकिन कृषि से ही उत्पादन होता है और कृषि से ही हम लोगों का पेट पलता है। अगर किसान लोग काम करना बंद कर दें, किसान यानी खेती करना बंद कर दें, तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति का जीवित रहना मुश्किल होगा। तो आज हम उसी महत्वपूर्ण लेसन को आगे पढ़ते हुए और एक कृषि का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इस दुनिया में, उसको भी आज हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कृषि की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत एक महत्वपूर्ण देश है। कृषि की दृष्टि से भारत एक कैसा देश है? महत्वपूर्ण देश है। और इसकी इसकी 2/3 जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी भारत की जो अगर जनसंख्या देखें तो वो 2/3 यानी 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्रश्न बनेगा कि कृषि एक कैसी क्रिया है? तो यह एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। राइट है कि खाद्यान्न उत्पन्न करती है और खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद होते हैं जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी करते हैं। निर्यात का मतलब होता है कि जब कोई अपने यहाँ से दूसरी बाहर कहीं भेजा जाता है तो उसे हम निर्यात कहते हैं, कहीं से अपने देश में जब आता है तो उसे आयात कहते हैं। इस प्रकार से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो समझा कि कृषि क्या है? भारत की महत्वपूर्ण जो है वो कृषि है। अगर महत्वपूर्ण और कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का एक देश जो है वो महत्वपूर्ण है और इसका 2/3 जो है जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है और इसी से चाय, कॉफी, मसाले या उद्योग भी होते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर एक पॉइंट देखें कि क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित अगर कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं, तो आप अपने मन में सोचिए और जान भी सकते हैं कि हमारे आसपास कहाँ लगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, कृषि के टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। तो कृषि कई प्रकार से की जाती है जिसमें हम पढ़ेंगे। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में
सार्थक परिवर्तन हुआ है। यानी कृषि जो हमारे देश की प्राचीन, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर बहुत पुरानी दुनिया से भी देखें तो प्रत्येक घर में कृषि होती थी, और कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। और जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। अगर देखा जाए तो यानी रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक जो परिवर्तन हुआ है वो जीवन प्रवाह से खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि यंत्र जो है वो अपनाए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रारंभिक कृषि जो है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यानी अगर हम पहली कृषि देखें तो वो हमारी कौन सी है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस कृषि इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है, जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, यानी कहने का मतलब ये है कि आज भी भारत देश के कुछ भागों में जो है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के पुराने समय के अनुसार, पुरानी रीति रिवाजों से, पुरानी विधियों के अनुसार खेती छोटे टुकड़ों में की जाती है, जो कि जैसे कि एक लकड़ी की हल, डाऊ और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि जो है प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर करती है। यानी इस प्रकार की जो खेती होती है वो पुरानी विधियों के अनुसार होती है, और यहाँ पर जो खेती निर्भर होती है वो एक प्राकृतिक मानसून या मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर आधारित या निर्भर रहती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यह कर्तन दहल प्रणाली, यानी अगर हम देखें यह कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न कृषि है। किसान जीवन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। यानी अगर हम देखें तो एक कृषि ऐसी है जिसे हम कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं कि कुछ जगह पर छोटे टुकड़े को साफ कर करके पूरे परिवार के लिए भरण पोषण करते हैं। जब वहाँ की उर्वरता कम हो जाती है तो दूसरी जगह स्थानांतरित करके दूसरा टुकड़े को साफ करके खेती करना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार की खेती को हम कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लेश एंड बर्न के नाम से जानते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है और देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। यानी जो कर्तन दहन प्रणाली है उसे अगर देखा जाए तो प्रत्येक देश में अलग अलग जगह पर जब एक टुकड़े को एक जगह से खेती करके दूसरी जगह की जमीन को साफ करके जब खेती करते हैं तो उसे कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जानते हैं, और हर जगह पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो देखते हैं कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों, यानी उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे एक झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। झूमिंग यानी इस प्रकार से यहाँ हुई और इसके बाद यहाँ से हट करके फिर दूसरी जगह खेती, यानी इन टुकड़ों को साफ करके उस पर खेती कर ली जाती है। एक जगह से दूसरी जगह पर जा करके
जब करते हैं खेती उसे कर्तन दहन प्रणाली, लेकिन अलग अलग जगह पर, जैसे मैंने बताया आपको असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि के नाम से जानते हैं। बने रहिए इस वीडियो में, आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही रिपीट भी नहीं हो सकता करना पड़ा, आपको याद हो जाएगा, उस तरह से हम आपको समझा करके चलेंगे। तो मैंने झूम कृषि समझा कि क्या है, कर्तन दहन प्रणाली को ही झूम कृषि कहते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम, मेघालय और मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है उसे हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा नाम से जाना जाता है। यानी मणिपुर में इस स्थानांतरित कृषि को एक पामलू नाम से जानते हैं, पामलू, मणिपुर पामलू। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी द्वीप समूह में दीपा के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप लोग ध्यान रखिए। तो समझा, उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपा नाम से जानते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग झूम कृषि के बारे में समझते हैं। कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको, यानी अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो मैक्सिको में जो झूम कृषि होती है, तो मैक्सिको में, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में के रूप में से हम समझते चलेंगे, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिलकर। तो झूम कृषि में क्या हुआ कि कर्तन दहन प्रणाली, जिसे हम स्लैश एंड वन के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या है, मैक्सिको यानी माँ से, एम से, माँ से स्टार्ट हो रहा है, मध्य माँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से बोला जाता है, मिल्पा नाम से जाना जाता है। मिल्पा, याद रखें, मिल्पा, मिल्पा नाम से जानते हैं। वेनेजुला में कोनकू नाम से जानते हैं। कौन से? कोनकू। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको याद रखेंगे। तो यानी कहाँ पर झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं इंटरनेशनल प्रणाली में। तो हम लोगों एक बार स्पीड से देखते हैं कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा नाम से जानते हैं, वेनेजुला में कोनकू नाम से जानते हैं, अगर ब्राज़ील में देखा जाए तो वहाँ रोका नाम से जानते हैं, और मध्य अफ्रीका में देखें तो मसूले, और इंडोनेशिया में लदांग नाम से जानते हैं, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो ये जितनी हमने तुम्हें बताया, ये झूम कृषि में कहाँ पर किस नाम से जानते हैं इंटरनेशनल में, इसके बारे में हमने बताया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मैक्सिको मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुला में कोनकू, ब्राज़ील में रोका, कहीं कहीं रोपा भी लिखा होता है लेकिन ब्राज़ील में रोका, मध्य अमेरिका में मसूले, और इंडोनेशिया में लदांग, और वियतनाम में रे केवल। ठीक है, जहाँ सिंगल वर्ड है वो वियतनाम, और इंडोनेशिया लदांग, मध्य अफ्रीका मसूले, और ब्राज़ील में रोका, और वेनेजुला में कोलका, और अमेरिका में और मैक्सिको में मिल्पा नाम से। अब आगे पढ़ते हैं। भारत में यह भी प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। यानी भारत में भी प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया नाम से, यानी भारत में जो है प्रारंभिक किस्म की खेती में अलग अलग नामों से जानी। जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो बेबर नाम से कहाँ जानी जाती है, मध्य प्रदेश में।
या दहिया नाम से। यानी मध्य प्रदेश में जो पुरानी किस्म की खेती को कहा जाता था बेवर या दहिया नाम से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यानी जितना भी कृषि का ये लेसन है इम्पोर्टेंट है, जिससे एक न एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती किस नाम से? मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया नाम से, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पोडू नाम से अथवा पेंडा नाम से। यानी आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा नाम से जानते हैं। उड़ीसा में पामा डाबी या कुमान नाम से जानी जाती थी। उड़ीसा में पामा डाबी या कुमान या वरिंगा। पश्चिम घाट में कुमारी नाम से और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे नाम से या वाल्टरे नाम से, हिमालय क्षेत्र में खिल नाम से और झारखंड में पूर्वा नाम से, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम नाम से। यानी इस प्रकार से इस कृषि को जाना जाता था और आज भी कहीं कहीं मतलब इसी के नाम प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने समझा। तो हम लोग एक बार स्पीड से देखते हैं कहाँ पर किस नाम से अपने भारत में जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया नाम से, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा नाम से, उड़ीसा में पामा डाबी या कुमान नाम से या वरिंगा नाम से, पश्चिम घाट में कुमारी नाम से, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे नाम से या वाल्टारे नाम से, हिमालयन क्षेत्र में खिल नाम से, झारखंड में कुरवा नाम से और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसी कृषि को हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी तक हम लोग किस कृषि को पढ़ रहे थे? जैसा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि पढ़ रहे थे अभी तक हम। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे वाणिज्यिक कृषि नाम से। कौन से नाम से? वाणिज्यिक कृषि नाम से। इस प्रकार की कृषि के मुख्य जो लक्षण हैं वो आधुनिक, एक सेकेंड, सॉरी, अब यहाँ से हम आगे, यहाँ पढ़ा था मैंने पूर्वी प्रदेश में झूम आदि। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे रिंझा। रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ, यानी एक स्टोरी है और स्टोरी में थोड़ा सा पढ़ेंगे जिसमें एक दो पॉइंट हम लोगों को बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। देखते हैं क्या पॉइंट है। तो हम लोग देखते हैं रिंझा जो है वो असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। रिंझा असम में डिफू के, यानी डिफू जो है एक क्षेत्र है और डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है और वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत में सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। अब समझते हैं इससे हमें क्या सीख मिली। इससे हमें ये सीख मिली है, जो रिंझा है या उसके परिवार के लोग हैं जो झूम कृषि करते हैं, वो एक वनस्पति को काट करके वहाँ पर जितनी काट करके जला करके साफ कर करके वहाँ पर एक कृषि करते हैं और जो वहाँ पानी की जरूरत, जब सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है तो जो झरना होता है उसमें बांस की सहायता से अपने खेतों में जहाँ पर कृषि की जाती है वहाँ पानी लाते हैं और इस प्रकार से जब वहाँ उस मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है जहाँ वो खेती करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वही पुनः स्थिति को दोहराते हैं, वही कार्य करते हैं। वहाँ की वनस्पति, दूसरी जगह की वनस्पति को काट करके जला करके साफ करके एक भूमि के टुकड़े पर
पुनः कृषि करते हैं, जिससे अपनी जीवन यापन को और अपने परिवार के सदस्यों का पालन करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम इसमें। अब हम बात करते हैं गहन जीविका कृषि की बात। अभी तक हमने प्रारंभिक जीविका कृषि की बात की थी, अब हम करते हैं गहन जीविका कृषि की। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यानी गहन का मतलब ज़्यादा ही पैदावारी करना। तो यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। आप बता सकते हैं कि इसमें कुछ राज्यों के नाम जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है, अगर जानते हैं तो आप जरूर सोचिए। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार कैसा है, एक छोटा होता जा रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं तथा अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मध्य उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की खेती हमें मध्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, इनमें हमें इस प्रकार की खेती को सबसे अधिक देखने को मिलता है। कौन? गहन जीविका कृषि। अब हम पढ़ते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि किस प्रकार की कृषि होती है? तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। और कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है। जैसा कि मैंने अभी बताया, हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। यानी अगर हम चावल देखें तो वाणिज्यीकरण के स्तर से की जाती है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में इसे वाणिज्य की रूप में एक फसल बोई जाती है और उड़ीसा में इसे एक जीविका फसल माना जाता है और उसी रूप में बोई जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं रोपड़ कृषि के बारे में, कि रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती ही है। यानी रोपड़ जो कृषि है एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस है और रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। यानी जो रोपड़ कृषि है वो भी एक वाणिज्यिक कृषि है और रोपड़ कृषि जो व्यापक क्षेत्र में की जाती है। और इसमें क्या होता है, इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी बहुत बहुत दूरी में एक ही फसल बोई जाती है और जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। जैसे अगर हम देखें भारत में चाय हुई, अगर इस प्रकार की जो रोपड़ कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी। अगर हम देखें तो भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला किस प्रकार की फसलें हैं, एक यह रोपड़ फसलें हैं। और असम और उत्तरी बंगाल में चाय, यानी उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। जबकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, यानी रोपड़ कृषि में उत्पादन जो है वो किस लिए किया जाता है, एक बिक्री के लिए किया जाता है। भारत के दक्षिणी भागों में देखिए केले की जो है वो केला रोपड़ कृषि के रूप में जाने, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये सब एक रोपड़ कृषि के रूप में जाने जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार से हमने जो वाणिज्यिक कृषि के बारे में पढ़ा, जिसमें एक रोपड़ कृषि भी उसी का एक भाग है।
आगे हम लोग पढ़ते हैं शस्य प्रारूप के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे शस्य प्रारूप के बारे में, यानी जो शस्य प्रारूप क्या है, ये एग्रीकल्चर कृषि के अंतर्गत है और इसमें किस प्रकार की कृषि का वर्णन किया जाएगा, तो हम लोग अब इसमें पढ़ते हैं। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है कि यह देश ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबंधित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं। यानी शस्य का मतलब एक इस प्रकार से हम लोग मान लें कि जो हमारी ऋतुओं के आधार पर फसलों का विभाजन किया जाता है, उन्हें हम शस्य प्रारूप के नाम से जानते हैं। तो जो शस्य ऋतुएं हैं, उनके आधार पर जो फसल है वो 3 प्रकार की बताई हैं शस्य के प्रारूप के आधार पर। तो जैसे है रबी, खरीफ और जायद। इस प्रकार से 3 फसलों में अनाजों का बंटवारा किया गया है और इस आगे देखते हैं कि रबी और खरीफ और जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन से अनाज उत्पादन आते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं रबी फसल के बारे में। बहुत अधिक पूछी जाती है रबी फसल के बारे में। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में यानी सर्दियों के मौसम में रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। यानी जो रबी की फसल है वो सर्दियों में, यानी अक्टूबर से ही लगभग सर्दी स्टार्ट होती है और अक्टूबर से दिसंबर तक के मध्य में रबी फसल को बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में यानी अप्रैल से जून के मध्य में इसे काट लिया जाता है। इस प्रकार से जो फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाए और अप्रैल से और जून के मध्य काटी जाए, उसे हम कौन सी फसल बोलेंगे शस्य ऋतुओं के अनुसार, वो रबी की फसल के अंतर्गत आएंगे। तो रबी की फसल के अंतर्गत ये हमारी कौन कौन से अनाज आते हैं, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। इस प्रकार की जो फसलें हैं वो रबी की फसलें मानी जाती हैं। कुछ मुख्य रबी फसलें हैं, यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। आगे देखते हैं, जैसे शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। यानी रबी की फसल में कौन से विक्षोभ के कारण जो बारिश है वो उत्पादन में सहायक होती है। तो रबी फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण जो सहायक होती है वो शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा जो है इन फसलों में सहायक होती है, पश्चिमी विक्षोभ। आगे पढ़ते हैं हम लोग। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। जो हरित क्रांति का जो योगदान है वो रबी की फसलों में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिला। आगे पढ़ते हैं हम लोग खरीफ की फसलों के अंतर्गत। अभी हमने पढ़ा रबी की फसल, अब खरीफ की फसलें जो हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। यानी जब मानसून आता है, मानसून लगभग कब आता है, कोई जून के बाद, तो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। यानी मानसून जो है यानी ये जून के महीने में, लगभग अप्रैल से जून के महीने में ये बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतुओं में बोई जाने वाली मुख्य जो फसलें हैं जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर को हम अरहर के नाम से भी जानते हैं, मूंग,
उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन जैसी जो फसलें हैं वो कौन सी फसल के अंतर्गत आती हैं? खरीफ फसलों के अंतर्गत आती हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें जैसे औस, अमन, बोरो, यानी जो धान की 3 फसलें होती हैं जो अलग-अलग नाम से जानी जाती है, जैसे औस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। कहाँ पर? असम और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। इस प्रकार से धान की 3 फसलें की जाती हैं, औस, अमन और बोरो। आगे हम लोग पढ़ते हैं रबी और खरीफ फसल जो है ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। यानी जब रबी और खरीफ फसलों के ऋतुओं के बीच में जो फसल बोई जाती है उन्हें हम जायद फसल के नाम से जानते हैं। जैसे तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियों और चारे की जो फसलें की जाती हैं, गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो जो तरबूज, खरबूज, खीरे और सब्जियां जो होती हैं वो कौन सी फसल के अंतर्गत आती हैं? वो जायद फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो गन्ने की फसल जो है लगभग 1 वर्ष में होती है, तो वो किसी भी चाहे रबी, खरीफ या जायद के अंतर्गत नहीं आती है। अब हम लोग पढ़ते हैं मुख्य फसलें। इनका उत्पादन जानते हैं, किस राज्य, किस देश में अधिक की जाती है, कहाँ इसका उत्पादन अधिक होता है। तो अब हम इसमें सबसे मुख्य फसलों की बात करेंगे। जैसे मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली पहली मुख्य फसल है चावल, उसके बाद गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि। ये मुख्य फसलें हैं। अब इन मुख्य फसलों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चावल के बारे में, राइस के बारे में समझेंगे और राइस के बारे में पढ़ेंगे। और ये सबसे बड़ा, इसी से प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है चावल से संबंधित। तो हम इसको स्पीड से चलेंगे और इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को केवल हम लोग समझते जाएंगे। जो हम लोगों को दृश्य दिख रहा है ये चावल की खेती या चावल की कृषि का है, जो किसी खेत का लिया गया हुआ उसमें बोया हुआ चावल है। भारत में अधिकांश लोगों का जो खाद्यान्न चावल है वो हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो चावल चावल उत्पादक देश है। यानी अगर हम देश देखें तो चीन के बाद भारत जो है दूसरा है। और यह एक खरीफ फसल है। कौन सी? चावल की फसल है। कौन सी फसल है? वो खरीफ की फसल है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। यानी जो चावल के लिए 25 सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चाहिए और इसकी आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल, यानी ये जो हम लोग को दिख रहा है ये चावल है ये, और ये तैयार हो चुकी है फसल। वो इमेज आपके सामने है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया। इस प्रकार से ये चावल है। और जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल उगाना संभव हो पाया। इनमें क्या है? इसमें नलकूपों और नहरों के जाल से इसे उगाया जाता है। अगर देश में देखें तो अपना भारत देश चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है। आगे पढ़ते हैं गेहूं से संबंधित। अगर अपने उत्तर प्रदेश सॉरी भारत में देखें तो पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा चावल के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
अब हम पढ़ते हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। सबसे पहली खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। उसके बाद हमारी गेहूं। और गेहूं जो है दूसरी खाद्यान्न फसल है और जो देश के उत्तर और पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। और गेहूं जो है एक रबी की फसल है जो कि शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले मुख्य दो क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में गेहूं पैदा करने का मुख्य राज्य है। इस प्रकार से ये गेहूं और चावल जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनके बारे में हमने बताया। आगे हम पढ़ते हैं मोटे अनाज के बारे में, मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्वार, बाजरा और रागी, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इनमें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण अगर देखें तो रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे महाराष्ट्र राज्य इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? ज्वार का। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके अन्य मुख्य उत्पादक राज्य भी हैं। कौन सा? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके मुख्य राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं बाजरा के बारे में। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी के पर उगाया जाता है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी राजस्थान अगर देखें तो बाजरा के माध्यम से सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ और दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न बनता है कि रागी फसल सबसे अधिक कहाँ उगाई जाती है? तो वो कर्नाटक में उगाई जाती है। और इसके बाद दूसरा जो स्थान है वो तमिलनाडु है। इन राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम चावल के मुख्य क्षेत्र देखते हैं हम लोग। जो प्रमुख क्षेत्र हैं इस मैप में देखिए प्रमुख क्षेत्र जो है। आगे पढ़ते हैं। झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी जो है महत्वपूर्ण फसल है। सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक। अब हम पढ़ते हैं मक्का के बारे में। तो यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग की जाती है। मक्का जो है वो खाद्यान्न एवं चारा के दोनों रूप में प्रयोग की जाती है। और यह एक खरीफ फसल है। कैसी फसल है? खरीफ फसल है जो कि 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकों निवेशों उच्च जैसे उच्च खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें भी सॉरी एक सेकंड आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा जो मक्का उत्पादन की जाती है वो कर्नाटक में की जाती है। भारत में सबसे अधिक कहाँ की जाती है? कर्नाटक में की जाती है। मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। आगे पढ़ते हैं दालों के बारे में। भारत में विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में
दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। जैसे तुर जो होती है, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? तो दालों की कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलों होने के नाते, यानी जो दालें हैं वो कैसी है, फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। यानी अगर हम अरहर या जिसे हम बोलते हैं तुर को छोड़ करके बाकी जितनी भी फसलें हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन रोटेटिंग में बोया जाता है। और भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा दालें जो उगाई जाती हैं वो मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। खाद्यान्नों के अलावा बात करते हैं गन्ना की। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, क्योंकि यह एक साल में उत्पादन होता है, इसका एक साल में तैयार होता है। और यह फसल 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा अगर विश्व में देखा जाए तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, उसके बाद भारत में। और यह जो है चीनी, गुड़, खंडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान रखता है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य राज्य हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना की स्तर से सबसे प्रथम स्थान रखता है। आगे बात करते हैं तिलहन की बात। भारत में विश्व का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। तिलहन के अंतर्गत जो फसलें आती हैं जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें के अंतर्गत आती हैं। तिलहन का मतलब ये नहीं है कि केवल तिलहन हो, तिलहन में कई फसलें आती हैं। मैं फिर से बता देता हूँ। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन की फसलें बोई जाती हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य और गन्ना बनाने के प्रयोग की जाती हैं, परंतु इनमें से कुछ तेलों के बीज को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है तिलहन की फसलों को। आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली जो है वो तिलहन के अंतर्गत आती है, लेकिन यह एक खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न बने कि मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है मूंगफली का, तो वो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा मुख्य उत्पादन है। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र इसके दूसरे मुख्य उत्पादक राज्य हैं। सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? आंध्र प्रदेश मूंगफली की स्तर से आगे। आगे पढ़ते हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत की खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसलें ऋतु में बोया जाता है। अरंडी जो है वो दोनों ही प्रकार की फसलें हैं। अब बात करते हैं चाय। चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी जो चाय का पौधा है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है।
चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। आगे अगर हम देखें तो वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है क्योंकि इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन जो होता है वो असम में होता है। उसके बाद पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक निर्यातक भी है, यानी ये निर्यात भी करता है भारत, इसका चाय का सबसे अग्रणी भी है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कॉफ़ी के बारे में। तो चाय के बारे में पढ़ा, सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है। अब बात करते हैं कॉफ़ी। भारत की विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है और भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। इस किस्म की बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अरेबिका। अपने जो भारत में कॉफ़ी की जो किस्म है अरेबिका नाम से पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? एक यमन से लाई गई थी और इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। राइट, यानी अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी है वो विश्व भर में इसकी डिमांड है और यह यमन से लाई गई थी। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से होती है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी कॉफ़ी की? तो बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास, जैसे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, केरल और तमिलनाडु में भी किया जाता है। इस प्रकार से ये कॉफ़ी और चाय इस प्रकार की फसलों को हमने पढ़ा। तो कॉफ़ी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी यमन से लाई गई, सबसे पहले बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई इसकी, और अब आज के समय में नीलगिरी, और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन जो है वो कर्नाटक में होता है। अब आगे बढ़ते हैं बागवानी फसलें। बागवानी फसलों के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो भारत में विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है, जो कि बागवानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर। यानी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल के आम, यानी भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, अगर भारतीय फलों में देखें तो महाराष्ट्र के जो फल हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम और महाराष्ट्र तमिलनाडु के केले, और उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, और मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर, तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत ही मांग है। ये हम लोग पॉइंटों को याद रखें कि कहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा होता है। अब आगे पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी बुक है, इसी के ही महत्वपूर्ण पॉइंटों को कोई भी, चाहे वो कोर्ट हो या एग्जाम सेंटर, उसको मानने के लिए तैयार होते हैं। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत जो है विश्व की लगभग कितने 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। और भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन प्रमुख स्थान रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे अखाद्य फसलें। अखाद्य का मतलब जो खाने योग्य नहीं है, जिनका अन्य चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उन फसलों के बारे में हम लोग समझते हैं। हम पढ़ते हैं रबड़ के बारे में, जो कि खाद्य फसलें हैं। रबड़ एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में
उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। वैसे जो रबड़ है एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु ये विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसके 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। यानी रबड़ जो है अगर देखें तो ये सबसे 200 सेंटीमीटर से अधिक इसमें वर्षा की जरूरत पड़ती है और यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से केरल में किया जाता है उत्पादन, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत को विश्व में 5वां स्थान प्राप्त है। यानी रबड़ के उत्पादन में देखें तो भारत को विश्व का 5वां स्थान प्राप्त है। आगे हम लोग पढ़ते हैं रेशेदार फसलों के बारे में। रेशेदार फसलें क्या होती हैं? कपास, जूट और सन। प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हम समझते हैं। जो कपास, जूट और सन जैसे कि 4 और प्राकृतिक रेशम, इस प्रकार से जो 4 फसलें हैं ये एक रेशेदार फसलें हैं, जो कि 3 जो हैं वो मिट्टी से उगाई जाती हैं जैसे कपास, जूट और सन। ये जो हैं वो कौन से मिट्टी में उगाई जाती हैं। और जो प्राकृतिक रेशम जो है वो चौथा रेशम के कीड़े को कोकून से प्राप्त किया जाता है। किससे? कोकून से प्राप्त किया जाता है, जो कि मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर फलता है। कोकून कहाँ मिलता है? मलबरी पेड़ पर। कहाँ मिलता है? मलबरी पेड़ पर हरी पत्तियों पर फलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है, जो कि मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर क्या कोकून पाया जाता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन जो है रेशम उत्पादन कहलाता है। अब बात करते हैं कपास के बारे में। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। यानी जो कपास है उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रखता है? भारत में विश्व का तृतीय स्थान रखता है। और दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी कपास और काली मिट्टी को कपास के नाम से भी जानते हैं। हल्की वर्षा या सिंचाई 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आती है? तो यह कपास जो है एक खरीफ की फसल है और इसे जो है पककर तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता है। यह सबसे ज़्यादा जो कपास है महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कपास का उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जूट के बारे में, जूट फसल के बारे में। तो जूट के बारे में जो पढ़ेंगे, जूट फसल को सुनहरा रेशा रेशा के नाम से भी जानते हैं। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यानी जूट को एक सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। और जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और इसका उत्पादन जो जूट का सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग जो है जैसे बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में
किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। किसकी? जूट की। इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग कृषि के बारे में अच्छे से पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये, और जिसे हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे, जिसमें जैसा कि पहले बताया गया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे का मतलब यह है कि इसमें कृषि में सुधार कैसे हुआ, इससे संबंधित हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा पॉइंट को आगे बढ़ते हुए, कि मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि 60% से भी अधिक अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली जो है वो कृषि ही है, और इसमें कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार जो था वो एक प्रथम लक्ष्य था, कि भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। आगे हम लोग पढ़ाएंगे इसी में। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इसके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ध्यान से समझना, इस पॉइंट को अब आगे बढ़ेंगे, कि 1960-1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति आई, जिसे श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया था। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत, यानी 1980 और 90 में भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी, और 60 और 70 में क्या हरित क्रांति आई थी, जो कि संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित है। इसमें दिशा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात तथा आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना को सम्मिलित किया गया। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने एक किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, यानी PAIS भी शुरुआत की। यानी किसानों के लाभ के लिए भारत ने क्या किया, एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की और एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की गई। शुरू की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शनों पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी और बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम संबंधित प्रसारित किए जाने वाले किसानों के बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद वालों की सरकार घोषणा करती है। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट को, जो कि बीपीएससी में इससे प्रश्न भी पूछा गया था, भूदान ग्रामदान से। भूदान ग्रामदान क्या है? महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में, यानी भूदान ग्रामदान जो है, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, जो अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसने महात्मा गांधी ने इसे विनोबा भावे को, उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने
लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, यानी आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में जब विनोबा भावे बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठकर खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। यानी महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जो कि सत्याग्रह में सबसे ज़्यादा ग्राम स्वराज, उन्होंने एक बात कही रखी, तो जिसमें एक श्री रामचंद्र रेड्डी जी वहाँ खड़े हुए, उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की थी। आगे हम लोग देखते हैं, इसे हम भूदान के नाम से जानते हैं। भूदान ग्रामदान महात्मा गांधी ने लागू किया, जो विचारक थे, लेकिन इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और यह अपने विचार भारत में फैलाया कि कुछ जमींदार अनेक गांवों के मालिक थे। भूमिहीन को पूरा करने गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्राम दान कहा गया। इसे ग्राम दान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था और विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया। यानी विनोबा भावे द्वारा एक स्टार्ट किया गया भूदान ग्रामदान आंदोलन, जो कि एक रक्तहीन क्रांति के नाम से भी दिया गया इसका। तो इसके जो आंदोलन को चलाने वाले किसका नाम है? विनोबा भावे का। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन के संचालक कौन हुए? वो हुए विनोबा भावे। और ये सब किसके द्वारा कहने पर हुआ था? महात्मा गांधी के। आगे अब हम पढ़ते हैं, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार और उत्पादन में योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या के लिए रोजगार आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक नियतार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसे आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए और भारतीय कृषि सुधार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की। पशु चिकित्सा एवं पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान विकास को वरीयता दी। आगे हम पढ़ते हैं कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि हुई है, परंतु इस देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे। कृषि में विकास दर कम हो रही है और जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ा, और हमारी सरकार कृषि सेक्टर के विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों और मंडियों, यंत्रीकरण में सार्वजनिक विशेष पूंजी की निवेश को कम करती रही। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे थे। तो इसको आगे हम पढ़ते हैं खाद्य सुरक्षा के बारे में। आप जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर को प्रदान करे। हमारी जनसंख्या किसी विभाग को यह उपलब्ध नहीं होता है कि देखिए, मैं इतनी स्पीड इसलिए चल रहा हूँ, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस समझते हुए चलते हैं। इसको आगे पढ़ते हैं कि खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आ जाते हैं और प्रशासकीय दृष्टि सुनिश्चित कराने के लिए आ जाते हैं। और हमारी सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की। इसके दो घटक हैं,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के कौन कौन से घटक हैं? बफर स्टॉक और एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम पीडीएस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य खाद्यान्नों के रूप में। आगे हम बात करते हैं कि खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) करती है, जबकि इसकी वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। यानी खाद्यान्नों को अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था कौन करती है? एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद वितरण सार्वजनिक प्रणाली सुनिश्चित करती है। एफसीआई सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है और सरकार उर्वरक, ऊर्जा, जल जैसे निवेशों पर सहायता एक सब्सिडीज के रूप में उपलब्ध कराती है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके लिए गेहूं चावल की अधिक फसलें उगाई जा रही हैं और पंजाब हरियाणा जैसे इसके अग्रणी उदाहरण हैं। जैसा कि आप जानते हो, उपभोक्ता को दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और गरीबी रेखा के ऊपर यानी एबव पॉवर्टी लाइन, एपीएल और बीपीएल। प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें एक निर्धारित की गई हैं और इसमें से अनेक हकदार गरीब लोग भी बीपीएल वर्ग से बाहर हो गए हैं। कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से बीपीएल श्रेणी में आ जाते हैं। प्रशासकीय दृष्टि से ऐसे परिवर्तन को समायोजित करना कठिन हो जाता है। आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि और स्थान फसलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। भूमि के आवासन, हाउसिंग इत्यादि गैर उपयोगों के लिए, थोड़ा मैं इसमें कट करता जा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। जैसे ही इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको इसमें ज़रूर बताते चलेंगे। आगे देखते हैं कि क्षेत्रों, पंजाब में चावल, महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके उदाहरण है। इससे भूमिगत जलभृत में जल का भंडारण कम होता जा रहा है और परिणाम स्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसी में। अब हम पढ़ते हैं वैश्वीकरण कृषि पर प्रभाव, यानी वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में यह भी स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। आगे हम लोग देखते हैं। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग, भारत में पैदा होने वाले उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता, यानी मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग, भारत में पैदा होने वाले उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बाहर में चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र में किसानों के पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था और यह किसान इसलिए भड़के क्योंकि वह अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया था। यानी जो ब्रिटिश काल के लोग क्या थे, जो किसान लोग थे, उनसे एक सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल की ज़रूरत पड़ती थी, तो उनको क्या नील की खेती करने के लिए दबाव डाला जाता था। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कई चुनौतियों के बाद चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि अत्यधिक सहायकी दी जाती है। आज देखते हैं कि आज भारतीय कृषि दोहराए पर भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना तो है, सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वादा किया, परंतु आज यह कई विवादों में घिरी है। हरित क्रांति का जो मेन असर देखने को मिला वो गेहूं और चावल पर देखने को मिला, सबसे ज़्यादा गेहूं पर। जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है, यानी जो जीन क्रांति है वो कैसा शब्द है? एक संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग
बीजों की कई नई संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बीच बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में लगभग 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं कि इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं में अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पादों जैसे फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करने के पदार्थ आयात करते हैं। यह खतरा मोल लेने को तैयार है। इस विषय पर वाद विवाद कीजिए। इस प्रकार से हमने कृषि लेसन को कंप्लीट किया, उसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को कई बार रिपीट करके पूरा बताया। इसके कुछ प्रश्न है बहुविकल्पी, उसको देख लेते हैं। जैसे प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है कि एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो वो हमारी कौन सी कृषि है? वो एक रोपड़ कृषि के रूप में जानी जाती है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो इसमें से जो रबी फसल है वो मोटे अनाज है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो वो तिल है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो जो न्यूनतम सहायता मूल्य। इस प्रकार से ये बहुविकल्पी प्रश्न पूरे हुए हैं और कृषि का लेसन भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।